वैसे जी, आज फर्स्ट क्लास है जी, तो स्टार्ट करें। अच्छा जी, हम आज अपना जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे जी कॉर्पोरेट से। कॉर्पोरेट में हमने देखना है कि हमने बिजनेस रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। क्या करनी है जी? बिजनेस रजिस्ट्रेशन। अच्छा जी, पाकिस्तान में जब भी कोई बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है या कोई बिजनेस स्टार्ट करने का सोचता है, तो सबसे पहले उसके माइंड में ये बात आती है या आनी चाहिए कि मैं अपने बिजनेस के लिए कौन सी लीगल एंटिटी सिलेक्ट करूं। मतलब मैं अपनी बिजनेस को किस टाइप पर रजिस्टर्ड करूं, कौन से मॉडल पे अपने बिजनेस को रजिस्टर करूं। राइट। तो पाकिस्तान में हमारे पास तीन ऑप्शंस होते हैं, तीन एंटिटीज कह लें, लीगल एंटिटीज, या तीन ऐसे टाइप्स कह लें कि जिसके थ्रू किसी एक को चूज करते हुए मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूं। कितने जी? तीन। कौन कौन से? सॉरी, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप एंड और एक कंपनी। ठीक है जी। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी। जी कलीम साहब, आपने हैंड रेस किया हुआ है। कलीम अख्तर साहब। चले जी। अच्छा, तो क्या है जी? तीन टाइप्स है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी। आज हम बात करेंगे किस पे? सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या है जी सोल प्रोप्राइटरशिप? सिंगल ओनर। ठीक है जी। इंडिविजुअल पर्सन। ठीक है। और कुछ? यही बात है कि एक अकेला बंदा जब अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा, उसे हम क्या कहेंगे जी? कि उसने सोल प्रोप्राइटरशिप पे बिजनेस स्टार्ट की है। सोल प्रोप्राइटरशिप की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। पहली कैरेक्टरिस्टिक आपने खुद ही बता दी कि एक अकेला बंदा है। नंबर टू, आता हूँ उसके ऊपर। 100% कैपिटल उसी का होगा। 100%। नंबर थ्री, 100% प्रॉफिट और लॉस उसी का ही है। समझ में आ रही है बात? नंबर फोर जी, इंटरपर्सनल लाइबिलिटी। 100% लाइबिलिटी, ओके। चले, इसके ऊपर एक डिस्कशन है जो मैंने भी करनी है। 100% लाइबिलिटी कह लें या अनलिमिटेड लाइबिलिटी कह लें। ठीक है जी। नंबर फाइव, इजी टू रजिस्टर, सिंपल रजिस्ट्रेशन। नंबर सिक्स, नो लेजिस्लेशन। क्या मतलब है जी नो लेजिस्लेशन का? कोई इस बिजनेस की बैक पर किसी किस्म की कोई कानून साजी नहीं हुई। क्या मतलब है जी इस बात का? मैं अगर बात करता हूँ पार्टनरशिप की, तो मेरे पास कौन सा कानून है?
पार्टनरशिप एक्ट 1932 या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2017। सही जी। मैं अगर बात करता हूं कंपनी की, तो मेरे पास क्या है जी? कंपनीज एक्ट 2017। लेकिन जब मैं सोल प्रोप्राइटरशिप पे आता हूं तो मेरे पास किसी किस्म का ना कोई एक्ट है, ना कोई ऑर्डिनेंस है, कोई कानून साजी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? चलिए, लॉ में मुझे बताएं, बेसिकली एक्ट या कानून किसी किस्म का जब कोई आता है वो किस लिए आता है? पर्पस क्या होता है? रेगुलेशन के लिए एक चीज। आप कह रहे हैं कि जी ज्यादती ना हो। पार्टनरशिप है ना, हाँ। पार्टनर क्या राइट्स होंगे यस। लेकिन जो बंदा अकेला है ये उसकी और कर इसका मतलब हुआ ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि उसमें बिजनेसमैन के या उसके स्टेक होल्डर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज मेंशन होते हैं। ठीक है जी। इन केस ऑफ डिस्प्यूट, अगर कुछ मसला हो जाए तो कानून को रेफर किया जाता है। ऐसा ही है सर। लेकिन यहां पर तो कुछ है ही नहीं। तीसरा सबसे बड़ा मसला, तीसरा सबसे बड़ा मसला क्या हो सकता है? यस। यहां पर अगर किसी बंदे की डेथ हो गई तो बिजनेस ट्रांसफर हो जाएगा। यहां अगर हो गई तो बिजनेस ट्रांसफर नहीं होगा। वो बिजनेस वहीं पर उसी के साथ बंद। बताऊंगा सर, थोड़ा सा सब्र। नहीं होगा ट्रांसफर। नहीं होगा ट्रांसफर। क्यों नहीं होगा ट्रांसफर? क्योंकि कोई कानून ही नहीं बना हुआ ट्रांसफर का। जब कानून होता तो कानून में ट्रांसफर की बात की होती, लीगल एड्स की बात की होती, ट्रांसमिशन की नहीं नहीं सर, ट्रांसमिशन की बात होती या ट्रांसफर की बात होती। इसी तरीके से यहाँ पर ये सारी बातें इसमें और इसमें लिखी हुई है, पार्टनर्स की या शेयर होल्डर्स की। लेकिन जब यहाँ पर कोई कानून नहीं है तो किसी राइट एंड ड्यूटी की बात नहीं होती। अब मसला ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि जी एक पर्सन ए है, उसकी डेथ हो गई। पर्सन ए का बिजनेस था एबीसी ट्रेडर के नाम से। सर, उनकी डेथ हुई, बैंक अकाउंट किसके नाम पर दे? मिस्टर ए के नाम पर। वेंडर्स के पास अकाउंट किसके नाम से ओपन था? मिस्टर ए के नाम से। राइट। इसकी रजिस्ट्रेशन अभी मैं बताऊंगा किस डिपार्टमेंट के साथ होती है। वहां जो रजिस्ट्रेशन थी वो उन्हीं के पर्सनल कैपेसिटी की मेरे नाम पर थी, बिजनेस के नेम पर भी नहीं थी। तो अगर कोई एक बंदा जिसकी डेथ हो जाती है और वो सोल प्रोप्राइटर होता है तो सर अल्टीमेटली एक बात याद रखिएगा कि उसका बिजनेस क्लोज करवाना पड़ता है या क्लोज हो जाता है। बाद में उसके लीगल हेयर्स उसी सेम नाम से अपने नाम पर वो बिजनेस दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं, नए अकाउंट ओपन करवाएंगे, नए वेंडर्स के पास जाके अपना अकाउंट दोबारा नए नाम से ओपन करवाएंगे। हाँ, जहां तक बिजनेस के एसेट्स की बात है, वो बिजनेस के एसेट्स उनके लीगल एयर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, बिजनेस के एसेट्स। लेकिन पूरे का पूरा बिजनेस ट्रांसफर नहीं होगा, ऑपरेशन क्लोज। उसके बाद जो भी बंदा आगे बढ़ेगा, उनके अगर बच्चों में से कोई बंदा काम करना चाहता है तो वो अपने नाम पर, या अगर कोई सेपरेट एंटिटी बनाना चाहता है तो ये काम कर सकता है। अगर मैं ये बात पार्टनरशिप की करूं तो अगर किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो ऑटोमेटिकली वो पार्टनर के लीगल एयर्स उस पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप में एज अ पार्टनर आ जाते हैं। वो पार्टनरशिप के बिजनेस वैसे ही चलता रहता है। पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है कि किसी पार्टनर की डेथ से ये पार्टनरशिप डिसॉल्व नहीं होगी, खत्म नहीं होगी। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर ये किसी किस्म की कहानी नहीं है। दूसरी बात, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। क्या मतलब है जी इस बात का? बिजनेस लॉ किन किन लोगों ने पढ़ा है? जितने भी लॉ वाले बैठे हुए हैं, स्पेशली फोर्थ लॉ, लास्ट जो है सेमेस्टर ईयर वाले, उन सब ने पढ़ा होगा आई एम श्योर बिजनेस लॉ। और उसमें पार्टनरशिप एक्ट भी पढ़ा होगा। तो व्हाट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी?
फुल लाइबिलिटी, तो इसमें लायबिलिटी होगी वो सारी पे है, सारी पे पे। उसका प्रिंसिपल भी हो गया, फिर भी वो अपने घर से पैसे लाएगा। ठीक हो गया, ठीक है। तकरीबन भी बात है क्या कर मतलब वो बाकी बिजनेस कंपनी का पार्टनरशिप, तो ये क्या कोई वो लॉस ऑफ लायबिलिटीज बढ़ गई है ना, वो लायबिलिटीज पे वो होगी उस बिजनेस का एसेट, बाकी पर्सनल एसेट की रिकवरी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन जब प्रोप्राइटरशिप है ना तो फिर सिर्फ बिजनेस के एसेट नहीं होंगे, बल्कि उसके बाकी पर्सनल एसेट होंगे, वो बेच कर भी पे करने का लायबल। ठीक है। अच्छा जी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये है कि ये बंदा अपने बिजनेस की लाइबिलिटीज पे ऑफ करने के लिए पर्सनली लाइबल है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा बीइंग अ सोल प्रोप्राइटरशिप पर्सन बैंकरप्ट हो जाता है, तो जब बैंकरप्ट होता है, ये लिक्विडेशन में जाता है, तो सबसे पहले क्या होगा, उसके बिजनेस के एसेट्स डिस्पोज ऑफ किए जाएंगे, और उनसे जो सेल प्रोसीड जिसको मिलेंगी, उससे क्रेडिटर्स को जिनका पैसा उसने देना है, ड्यू है, वो पैसा देगा। लेकिन अगर बिजनेस एसेट्स इसने नहीं थे जिनकी जिसकी वजह से सेल प्रोसीड्स कम आई, पैसा कम मिला, और क्रेडिटर्स को भी पूरे पैसे नहीं मिल सके, तो ये राइट क्रेडिटर्स के पास है कि भाई इसके पर्सनल एसेट्स भी सेल करो और हमें पैसा हमारा दो। कोई बंदा जो सोल प्रोवाइडर पे बिजनेस रन कर रहा है, अगर वो 10 मिलियन की गाड़ी लेकर घूम रहा है, और अगर उसका बिजनेस बैंकरप्ट हो जाता है, तो वो ये बहाना या ये एक्सक्यूज नहीं ले सकता कि भाई ये तो मेरा पर्सनल एसेट है, इससे इनका क्या लेना देना। सोल प्रोप्राइटरशिप के केस के अंदर लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड, उसकी सर वो 10 मिलियन की गाड़ी भी सेल होगी, अगर क्रेडिटर्स के पैसे बुरे नहीं हुए तो। करने या बाद में आप आप साथ साथ करें अगर रेलिवेंट है, बिल्कुल सर। जब वो बैंक अकाउंट ओपन करता है तो बिजनेस का नाम कोई और है, मतलब मिस्टर ए का बिजनेस है शाइनिंग स्टार, जी सर, तो बैंक अकाउंट उसके अपने नाम से होगा या बिजनेस के नाम से? बिजनेस के नाम से होगा, उसमें लेकिन प्रोवाइडर पीछे उनका नाम होगा, लेकिन वो तक डेथ हो गई तब भी मतलब वो बंद हो जाएगा सर। तब भी- अगर बैंक को पता लग गया कि इनकी डेथ हो गई है, तो पैसे फ्रीज। सर मेरे क्वेश्चन ये यहाँ पर जो 2 और 3 यानी 100% कैपिटल 100% प्रॉफिट, हाँ यहाँ पे तो मेरे माइंड बात आती है कि ये जरूरी नहीं कैसा, यानी कि एक बंदा का कैपिटल 100% है, लेकिन वो सोल को एक्सपर्ट को हायर करता है कि ठीक है, वो कहता है कि जी तुम सिर्फ सर्विस दो, ठीक है, पैसा मैं लगाता हूँ सारा, तो उसमें ये है कि प्रॉफिट लॉस ज्यादा करते हैं क्या ऐसा? सर, वो ये कह सकते हैं कि म्यूचुअली, लेकिन ये कह सकते हैं कि ऑन पेपर्स आपका बिजनेस प्रोवाइडरशिप पे, लेकिन इंटरनली आप बिजनेस चला रहे हैं पार्टनरशिप, राइट, तो वो कर सकते हैं आप। लेकिन जो मैं आपको इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ, अगर जो बंदा सोल प्रोवाइडर होगा, 100% कैपिटल उसी का ही होगा सर। अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं सोल प्रोवाइडर हूँ, और मैंने आपके साथ इंटरनली एक वर्बली की बात की हुई कि जी 50 लाख आपसे लेकर लगाए हुए हैं, लेकिन सर कानून के नज़र में, एफबीआर की नज़र में, सारे लोगों की नज़र में ओनर कौन है जी? मैं। ठीक है जी, आप नहीं। तो ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें दो तीन दोस्त आपस में मिले, उन्होंने कहा जी आपस में ट्रस्ट है, तुम अपने नाम पे कर लो, हम तुम्हें पैसे दे देते हैं। और जिसके नाम पे बिजनेस होता है, फिर क्या होता है जी, वो जितने भी पैसे उसको मिले होते हैं, वो उसी का कैपिटल कंसिडर किया जाता है। और एंड में क्या होता है जी, वो दोस्त बोलता है तुम कौन और मैं कौन। सही है जी। तो आपने क्या करना है जी, जब भी बिजनेस बना स्टार्ट करना है या किसी को एडवाइस करनी है, तो सबसे पहले आपने उनसे ये पूछना है। अब मैं आ रहा हूँ प्लानिंग के ऊपर, कि अगर आपने किसी को, अगर ये एंटिटी एडवाइस करनी है, तो आप क्यों करेंगे और किसको करेंगे। जो बंदा आपके पास बिजनेस के लिए आए कि जी मेरा बिजनेस सेटअप कर दें, तो आप उससे पूछें कि भाई आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि इसमें कैपिटल आप 100% अपना लगा रहे हैं, किसी के साथ तो नहीं कर रहे, नंबर 1। नंबर 2, ये बता दें कि आपके इस बिजनेस को लेके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं। ठीक है जी। नंबर 3, आपने खुद से उस बंदे का क्या करना है जी, एक ड्यू डिलिजेंस करनी है, ताकि आपको पता लग जाए कि ये किस बैकग्राउंड से आपके पास आ रहा है। एक बंदा जिसकी बुल्टन मार्केट में 10 बाय 12 की शॉप है, क्या मैं उसे या आपको कभी उसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑफर करनी चाहिए कि बना लो? क्या आपको किसी सब्जी वाले को ये ऑफर करना चाहिए कि भाई आ जाओ और
एसएससीबी से कंपनी बना लो, या आप किसी ऐसे बंदे को एडवाइस करेंगे कि जिस बंदे ने कहा कि जी मेरे 5 साल का प्लान ये है, मैंने छठे साल इंटरनेशनली अपने बिजनेस को मूव करना है, उसको आप ऑफर करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप बना लो? नहीं। तो ये डिपेंड करता है कि आपके सामने कौन बैठा है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर वो बंदा कहता है कि जी सिंपल रजिस्ट्रेशन हो, कम टैक्स हो, मुझे ज्यादा मामला के अंदर नहीं पड़ना, ये मेरा स्केल है, ये मेरा काम है, मैं बस इसी पे खुश हूं, और मेरे इस बिजनेस को लेके ये ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आगे किसी गवर्नमेंट बॉडी की कि मुझे कंपनी बनाना जरूरी है, तो आप उसको क्या करें, या सोल प्रोप्राइटरशिप बना। दैट्स इट। इससे होगा क्या, इससे आप अपना भी टाइम सेव करेंगे और अगले का भी। ठीक है जी। इनिशियली हमारे पास जब कोई केस आता था, स्पेसिफिकली मेरे पास, तो कहते थे कंपनी बनानी है। पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला ये इन तीनों चीजों को कंपनी कहते हैं लोग। हम पूरी बात कर लेते थे, एडवाइस कर देते थे, आगे पता लगता था वो तो पहले नंबर की बात कर रहा है भाई, सिर्फ उसके कंपनी कहने के वजह से हम उसको तीसरे नंबर की एडवाइस दे देते थे। वो कहते थे भाई मैं ये थोड़ी बात करूं, आप इसको आइडेंटिफाई करने के तरीके क्या है। अगर वो बोले मैंने कंपनी बनानी है, सोल प्रोप्राइटरशिप बोलेंगे, बहुत सारे लोग आपको सटक कर जाएंगे, उनको ये भी समझ नहीं आएगा। आप सिर्फ उनसे इतना पूछो कि एसईसीपी से कंपनी बनानी है या नहीं, वो फौरन बोलेगा कि भाई मुझे एसईसीपी के मामले में मत फंसाना। तो आप समझ जाएंगे कि भाई ये वाला बंदा नहीं है, ये कहाँ जाएगा, पहले नंबर पे जाएगा या दूसरे नंबर पे जाएगा। तो मैडम आप कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगी। अच्छा ये मैं आपको बता दूं, तजर्बे से आपको बता रहा हूँ, सर जस्ट सेकंड, जितने भी बिजनेसमैन है ना, उन सबको पता है व्हाट इज एसएससीबी, जितनी भी बिजनेस कम्युनिटी है। ये मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ बात, आज तक किसी ऐसे बंदे ने नहीं बोला हाँ वो एसईसीबी को एसईपीसी कर देते हैं या एससीईपी कर देते हैं, बट उन्हें पता जरूर होता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ये आप तजर्बा करके देख लीजिए। तो जब आप ये बात उनको बोलेंगी कि जी एसईसीबी से कंपनी बनानी है या नहीं, वो बोलेंगे जी नहीं, तो आपने कहाँ जाना है, पहले दो ऑप्शन में। तो इससे होगा क्या कि आप अपना टाइम किस तरीके से सेव करेंगी, कि इस पे जो इतनी लंबी आपने एडवाइस देनी है कि कंपनी क्या होती है, कैसे करनी, कौन सी करनी, कितना कैपिटल, क्या चीज़ें, आपका टाइम सेव हुआ, उसकी रिक्वायरमेंट आपको पता लगी, आपने सिंपली से उसका बिजनेस रजिस्टर किया और उनको हैंड ओवर कर दिया। दैट्स इट। आप एडवाइस कर सकते हैं कि आप सही क्या है, किसकी बना या ना बना। हाँ, अगेन वो बंदा आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल्स भी बताएगा, अपना ऑब्जेक्टिव बताएगा कि वो बिजनेस किस स्केल पर ले जाना चाह रहा है। एक बंदा कहता है कि मैं अभी 1 करोड़ से स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं 5 साल के बाद अपनी इक्विटी जो है 10 करोड़ तक लेकर जाऊंगा, मैं कभी भी सोल प्रोप्राइटरशिप उसको नहीं बोलूंगा, मैं पार्टनरशिप भी नहीं बोलूंगा, मैं ऐसे बोलूंगा कि भाई कंपनी पे जाओ, क्यों जाओ वो मैं आपको बताऊंगा। एक बंदा कहता है कि मैं तो सिर्फ 50,000 से दुकान स्टार्ट कर ली है और यही मेरा सारी चीजें हैं, तो क्या करूं, मैं उससे कंपनी बना के दूं? नहीं, वैसे बोलूंगा भाई चुपचाप आप अपना सोल प्रोप्राइटरशिप पे बिजनेस रजिस्टर करो और खुशी से जिंदगी गुजारो। जी सर जरूरी है। देखें, एक कानून याद रख लें कि जिस बंदे ने भी बिजनेस करना है, रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। अब नहीं करते वो एक अलग कहानी है। अब इसी वजह से तो पाकिस्तान में मसला है कि हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करते, पता नहीं है कि कौन क्या काम कर रहा है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो पार्टनरशिप चला रहे हैं लेकिन अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप चला रहे हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा फॉल्ट बैंक्स का है कि बैंक उनको अकाउंट ओपनिंग सर्विसेज क्यों देता है, जो कि अब 50-60% कम हो चुकी है कहानी, मोस्टली बैंक अब नहीं कर रहे हैं। तो उनको मजबूर किया जाए कि जी आप पार्टनरशिप रजिस्टर करवाएं, ताकि वो एक डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का पार्ट बने। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, यू आर राइट, को आप चले जाएं, आपको 1000 सब्जी वालों में से कोई 900 जो आपको अनरजिस्टर्ड मिलेंगे, वही बंदा रजिस्टर्ड कराएगा जिसको कोई ना कोई मजबूरी होगी, अदरवाइज नहीं करवाएगा। एग्जैक्टली ऐसे ही है सर। ठीक है जी। जी जैसे एनजीओ होते हैं, जी अब एनजीओ जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पूरा वो एक पैनल होता है, उसमें वो एक बंदे को नॉमिनेट करते हैं, तो वो एक बंदा अगर जाए तो वो सोल प्रोप्राइटर नहीं नहीं नहीं, देखिए एनजीओ एनजीओ इज समथिंग डिफरेंट। कंपनी। देखें फॉर एग्जांपल, नहीं देखें, एनजीओ की जो मैं यहाँ पर जो बात करूँ ना, ये प्रॉफिटेबल बिजनेस की बात कर रहा हूँ, ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहा हूँ। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की कहानी बिल्कुल डिफरेंट है।
नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आप या तो एससीसीपी से रजिस्टर करवाएंगी या रजिस्ट्रार ऑफ फर्म से रजिस्टर करवाएंगी, ठीक है। फिर वो वहां से जाएगा कहाँ पर रजिस्ट्रेशन के बाद, पाकिस्तान सेंटर ऑफ फिलेंथ्रोपी, पीसीपी। फिर वो वहां से कहाँ जाएगा जी, एफबीआर। वो एक सेपरेट बॉडी है, वो नॉन गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। उसका सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, सेपरेट थिंग, ठीक है जी। अच्छा जी, फैसल साहब क्या क्वेश्चन है आपका? जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे आपसे पूछना था, जैसे बाज़ ये सर होता आवाज है आपकी कि बहुत स्लो आ रही है। सर अब सही आ रही है? जी अब थोड़ी क्लियर है? बेहतर है। जी थोड़ी अच्छा, मैं ये बेहतर है। पूछ रहा था कि अगर कोई सर मल्टीपल बिजनेस करना चाहता है और अलग अलग नाम से करना चाहता है, सिर्फ सोल प्रोप्राइटर को सारे बिजनेस को रखना चाहता है, तो एक दफ़ा रजिस्ट्रेशन होगी और मल्टीपल नाम रजिस्टर हो जाएंगे, या हर दफ़ा अलग ही सोल प्रोप्राइटर जो रजिस्टर करना पड़ेगा? नहीं नहीं, मैं भी आपको इस बात का जवाब दे देता हूँ। अभी थोड़ा सा वेट कर लें, अभी क्लियर हो जाएगी कहानी कि एक बंदा ठीक है। कितने बिजनेस रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन? मैडम बेसिकली आप ये काम करेंगी कि आप जैसे केवाईसी होती है, इसका पता है, नो योर क्लाइंट या नो योर कस्टमर। क्या आप उसके बारे में जानेंगी कि किस बैकग्राउंड से आया हुआ है, क्या इतना क्या नाम समझ लें कि जी केपेबल है कि वो आपकी बात समझ सके, कि आप उसे ये सारे मॉडल समझा सकें। तो आपने ये अपने हिसाब से जब आप उससे बात करी होंगी, कम्युनिकेट करी होंगी, तो आपको पता लग जाएगा कि जी इसको मुझे क्या ऑफर करना चाहिए, ठीक है जी। अब मैं आपको पर्सनल तजर्बे से एक बात बताऊँ, मेरे पास एक बंदा आया जो कि सब्जी मंडी में काम करता था। वो बेसिकली एक्सपोर्टर था जो कि किसी और के थ्रू काम कर रहा था, और वो अब अपनी बिजनेस रजिस्टर करवाने के लिए आया था, ठीक है। वो मेरी जिंदगी का एक ऐसा क्लाइंट है जिससे मैं कभी नहीं भूलता, क्योंकि मैंने उससे खुद कहा था कि भाई मैं आपका काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसे बात समझाना मेरे लिए इतना बड़ा एक चैलेंजिंग मोमेंट हो गया था कि भाई कि मैं क्या करूं आपके लिए। वो आता तो मेरे सामने चेयर पे दोनों पाँव रख के ऊपर बैठ जाता, ठीक है जी। वो हालत थी, पैसे तो थे उसके पास, लेकिन उसको बात समझाना, अच्छा वो गुस्सा इतना जल्दी हो जाता था कि उसकी कोई इंतहा नहीं। जरा सी उसके सर से कोई बात अगर गुजरती थी तो उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल ऐसा होता था कि भाई पता नहीं कि क्या हो गया इसके साथ। तो जिसके रेफरेंस आए थे, मैंने कहा भाई ये अब मेरे ऑफिस नहीं आने चाहिए। तो मैंने फाइल वगैरह उनकी जो है सारी वापस कर, डिपेंड्स कि आपके सामने कौन बंदा बैठा हुआ है। आज 10-12 साल की एक्सपीरियंस में मैं आपको एक बंदे की मिसाल दे रहा हूँ, और ये एक ही है, उन जैसा और कोई नहीं मिला। तो डिपेंड करता है कि आपके सामने कौन बैठा, आपने किस तरीके से उसको क्या बात बतानी है। तो आपको उसकी मेंटल साउंडनेस की का थोड़ा सा ये समझ लें कि जी आइडिया हो जाएगा, क्या जो आप बात करने के लिए जा रही हैं, या आपको ये अगर आप उनको ये बात बताएंगे तो क्या वो ये बात समझ सकते हैं या नहीं। ये सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि आप अपना टाइम सेव करेंगे, वरना आप तीनों मॉडल उनके सामने रखना चाहती हैं, आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। सिर्फ आपकी एनर्जी और आपका टाइम सेव करने की बात कर रहे हैं, कि आप ये की पॉइंट्स आप अपने पास नोट कर लें। उसके बाद जो बंदा है आप उसी को अप्लाई करते हुए आपने बता देने की जी आपने क्या करा, ठीक है जी। स्कूल डिपेंड करता है सर, प्राइवेट अगर स्कूल है तो सर सेम ऐसी रजिस्ट्रेशन होंगी, डिपेंड। बिगिनर्स की बात करूं, डिफरेंट बड़े स्कूल्स की बात करूं, तो वो प्राइवेट लिमिटेड है। अगर मैं प्रॉफिटेबल हॉस्पिटल्स की बात करूं, साउथ सिटी, आगे देखा होगा साउथ सिटी प्राइवेट लिमिटेड, इट्स अ कंपनी। वही है जो हम बनाना सीखेंगे यहाँ पे इंशाल्लाह, ठीक है जी। अच्छा अब आ जाए कि सोल प्रोप्राइटर की रजिस्ट्रेशन कहाँ होती है और कैसे होती है और कौन करेगा, करेगा कौन भाई? एफबीआर। एफबीआर कौन है भाई? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या काम है भाई इसका? रेवेन्यू कलेक्ट करना। यस, रेवेन्यू ऑब्वियसली गवर्नमेंट के लिए हम जो टैक्स पे करते हैं उनका रेवेन्यू है। अब वो चाहे टैक्स की सूरत में हो, चाहे जो कस्टम ड्यूटीज हैं, ये दो चीजें एफबीआर जो है वो कलेक्ट करता है। फेडरल बॉडी है,
यहाँ से जो पैसे ये लोग कलेक्ट करते हैं वो कहाँ किसके पास जाते हैं? फेडरल के पास जाते हैं। ठीक है जी। इतना कम नहीं होता ना सर। मैं बता रहा हूँ। अगर मिसाल के तौर पर आपने 4 लाख तक एनुअल इनकम अर्न की है तो देयर इज नो टैक्स। अगर आपने 40 लाख कर लिए तो कितना होगा? तकरीबन तकरीबन 7 से 7.5 लाख रुपए। नहीं, उससे कैपिटल का क्या लेना देना भाई? मैं अगर 1 लाख रुपए बनाता हूँ, कैपिटल इन्वेस्ट करता हूँ, और उस कैपिटल को इन्वेस्ट करके मैं कोई लेट्स सपोज 8 10 15 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर लेता हूँ, उसका कैपिटल से क्या लेना देना? ठीक है जी। फिर एक चीज, जी ये इसमें जो इनकम है, समझे जो रेंटल इनकम आता है, इसके ऊपर भी ये टैक्स एफबीआर ही कलेक्ट करे। जी। देखिए, टैक्स कलेक्शन के लिए मैं आपको बताऊंगा बेसिक क्लासेस के अंदर, इनकम टैक्स को जो डील करता है वो एफबीआर करता है, सेल्स टैक्स को जो डील करता है वो एफबीआर करता है, जो हमारा कस्टम्स एक्ट है उसको एफबीआर डील करता है। ठीक है जी। सर वो एक अलग कहानी है, अभी मैं उस तरफ जा नहीं रहा। तो इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स को कौन डील कर रहे हैं जी? FBI। अभी सिर्फ इतना याद रखिए। अब मेरी इनकम के ऊपर, चाहे वो मेरी प्रॉपर्टी से हो, बिजनेस से हो, सैलरी से हो, कहीं से भी हो, अगर उसके ऊपर इनकम टैक्स अप्लाई हो रहा है और वो मैं पे कर रहा हूं, तो वो इनके पास जा रहा है। दे आर द रेवेन्यू अथॉरिटी। ये रेवेन्यू कलेक्ट करके किसको देंगे जी? गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट अपने मामला जो है वो मुल्क को चलाने के लिए उन पैसों को यूटिलाइज करेगी। वेरी सिंपल एंड क्लियर। ठीक है जी। अब आ जाए, अब मुझे आप यहां पर ईमानदारी से बताएं किन किन लोगों के एनटीएन नहीं बने हुए। आपका नहीं बना, बाकी सबके बने हुए। तो डर किस बात का? भी हाथ तो उठाएं। व्हाट इज एनटीएन? नेशनल टैक्सेशन। नेशनल टैक्स नंबर। किस किस के नहीं बने हुए दोबारा पूछ रहा हूं। मैडम आपका बना हुआ है? बना हुआ है। अच्छा, ठीक है। अब इनमें से कौन सा ऐसा बंदा जो आगे बढ़े और बोले कि सर आप इस वक्त इसी क्लास में मेरी रजिस्ट्रेशन करके सबको बताएंगे जी कैसे होता है? हाँ जी। एनटीएन बनाने का एक कंडीशन याद रखिएगा कि आपको हर साल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। आप अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन एनटीएन बनाने की वजह से यहां पर अगर कुछ इशू हो जाता है, आप कहते हैं कि सर आपकी वजह से ये मामला हो गया है, तो मैं उसके लिए 100% रिस्पॉन्सिबल हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज आपको मिलेंगी। हाँ सर, वो तो अगर एनटीएन बनाने की वजह से आपको लगता है कि सर आपने मेरे साथ ये गलत काम कर दिया, मुझे अब ये लीगल एक्शन कोई हो जाएगा, मेरे खिलाफ एफबीआर कर लेगा, तो मैं उसका फ्री में केस लड़ूंगा जी। कौन करवाएगा जी? अब सर ने पहले हाथ खड़ा कर लिया जी। जी सदाम साहब, सदाम साहब, एक एनआईसी आपके पास हो, नंबर आपके एनआईसी पे रजिस्टर्ड हो है, और तीसरी चीज ईमेल एड्रेस। ये 3 चीजें। ठीक है जी। आजा जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा जी, एफबीआर से रजिस्ट्रेशन करना या एनटीएन बनाना एक ही बात जी। प्यार से निकली है तो 100 टका डूबे। अभी सोल प्रोप्राइटर के केस में सिर्फ एफबीआर से करवाना है, ओनली एफबीआर। सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में बिजनेस जब रजिस्टर करेंगे तो एफबीआर से रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है जी एनटीएन बनाना, दूसरा स्टेप है बिजनेस ऐड करना उस एनटीएन में। ये 2 स्टेप्स आज हम देखेंगे। बनाने तो जा रहे हैं, उसी के लिए तो बना रहे हैं। वो एनटीएन बनेगा तो फिर मैं बिजनेस ऐड करूंगा, बिजनेस रजिस्टर। एक बंदा, अभी हमने सारी बातें पढ़ी हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब है किसी एक बंदे का बिजनेस। तो पहले उस बंदे का एनटीएन बनेगा, फिर उसके एनटीएन में बिजनेस ऐड होगा जो वो बिजनेस करने के लिए जा रहा है। फिर वो एनटीएन लेके कहाँ जाएगा जी? बैंक जाएगा कि मेरा अकाउंट ओपन कर दो, क्योंकि विदाउट उसके अकाउंट ओपन नहीं होगा।
तभी वो बिजनेस स्टार्ट या काम कर सकता है। ठीक है जी। अच्छा अच्छा, एफबीआर की एक डेडिकेटेड पोर्टल है जहां पर हम पूरा काम करेंगे, चाहे वो इंडियन रजिस्ट्रेशन हो, चाहे इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग हो, चाहे सेल्स टैक्स रिटर्न फाइलिंग हो, चाहे नोटिस के रिप्लाई हो, अपील सबमिट करना हो, रिफंड की एप्लीकेशन देना हो, सारा काम वहीं से होगा। उसका नाम है जी iris.fbr.gov.pk। ठीक है जी। ये एक पोर्टल है, उसका यूआरएल आपके सामने लिखा हुआ है। अब जब भी आप किसी बंदे का एनटीएन बनाने के लिए जाएं और वो आपको अपना एनआईसी नंबर दे, तो सबसे पहले आप ये चेक कर लें क्या उसका पहले कभी एनटीएन तो नहीं बना हुआ। जी सर वहीं तो आ रहा हूँ, थोड़ा सा सब्र रखेंगे तो इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो आपने ये काम क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है कि आपने उसका एनटीएन बना हुआ या नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे हमने कभी एनटीएन बनाया ही नहीं भाई, और पता ही नहीं होता कि 4 साल पहले किसी ने एनटीएन बना दिया। किसने बनाया जी, जहाँ काम करते थे तो वहां पे कंप्लाइंस थी तो उन्होंने आपका जो है एनटीएन बना दिया, या आपका एनआईसी एफबीआर के साथ शेयर हो गया तो एफबीआर ने खुद आपका एनटीएन बना दिया। कौन, एफबीआर नहीं बना सकता? हाँ मैं आपको बताता हूँ, ये अभी मामला बहुत सख्त हुआ है, वरना कमर साहब अगर आप मुझसे 5 साल पहले मिल जाते ना तो मैं आपके 5 एंटीन बना देता। ठीक है जी। तो आप जहाँ काम करते हैं ना, या कोई बंदा जहाँ पे जॉब कर रहा होता है, तो वो क्या करते हैं, वो आपकी सैलरी पे टैक्स रिडक्शन कर दे। तो समटाइम्स उनको नोटिस भी आ जाता है कि आपके जितने जो जो एम्प्लॉयज रजिस्टर्ड नहीं उनको रजिस्टर्ड करें, कर देते हैं सर। और जो डाटा उनके पास चला जाता है एफबीआर के पास, एनआईसी तो जाते ही है, एनआईसी में से चेक कर लेते हैं कौन लोग रजिस्टर्ड नहीं है, तो उनकी क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली बैकएंड पे जाकर रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, इनको भी रजिस्टर्ड करो। ठीक है जी। अच्छा चेक करने के लिए क्या करूंगा, स्क्रॉल डाउन करूंगा, ये आपके सामने लिखा है टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी। ठीक है जी। ये आपके सामने लिखा है जी पैरामीटर सेलेक्ट करें। मैं कहता हूं मैं सीएनआईसी से चेक करूंगा कि इनके इंडियन बना या नहीं। राइट सर, सदाम साहब आपका एनआईसी नंबर 4340। हम्म, यही है। कैप्चा फिलअप करूंगा, और सदाम साहब का इंडियन नहीं बना। अगर किसी का इंडियन बना होता तो वो कैसा नजर आएगा जी? ये देखें जी, ये मैंने आपके सामने अपना इंडियन ओपन कर दिया। ठीक है जी। मेरा तो अच्छा जी, आपका भी सब चेक कर ले। 37 405 034 165। बना हुआ जी, जमील अहमद साहब। बिल्कुल आ रहा है सर। ठीक है जी। बाकी इंफॉर्मेशन में नहीं शो कर रहा। SM एसोसिएट्स, टैक्स फर्म जो भी रही। ठीक है जी। सैलरी एम्प्लॉयड सर मेरा तो अगर अगर सैलरी बेस से ऊपर होगी तो मेरा भी शो होगा फिर। अगर उन्होंने बनाया हुआ मैडम, मतलब नहीं बना हुआ तो दैट इज द सेपरेट। ठीक है, वर्किंग इंडिविजुअल फिर हो गया। अगर बनाया हुआ तो, अगर किसी ने अप्लाई किया होगा तब, ऑटोमेटिकली नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो काम कर रहे हैं लेकिन उनका इंडियन नहीं बना हुआ, जरूरी नहीं है। इसका कोई क्राइटेरिया तो होगा इनके, किसका, कोई क्राइटेरिया नहीं है। ऐसा नहीं। रिटर्न फाइलिंग का क्राइटेरिया, एंटी इन्फॉर्मेशन का देयर इज नो क्राइटेरिया। एंटी इन्फॉर्मेशन वही बंदा करता है जिसको बहुत मजबूरी होती है। क्या मजबूरी होगी भाई, कि मुझे रिटर्न फाइल करना है, उसके लिए एंटी मैंडेटरी है। नेशनल टैक्स नंबर नहीं लोगे, रिटर्न फाइल ही नहीं कर सकते। रिटर्न फाइल नहीं करोगे तो स्टेटस एक्टिव नहीं होगा, स्टेटस एक्टिव नहीं होगा तो क्या होगा, डबल टैक्स लगेंगे जी। गाड़ी लोगे, घर लोगे, सारी चीजों पे। फाइलर यस एग्जैक्टली मैडम। जी जी बिल्कुल हो जाते हैं सर, उनके एनएससी पे चले जाते हैं। यस, नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल।
वो जैसे ही एनटीएन रजिस्टर करते हैं, क्योंकि एफबीआर और नादरा आपस में लिंक है, तो वो सारी चीजें उनके पोर्टल पे शो हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा जी, ये आपके सामने नजर आ रहा है जी, न्यू रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले क्या एंटर करेंगे? एनआईसी, सीएनआईसी। बताइए सर, सद्दाम साहब। 4340704104 069। डज योर सीएनआईसी हैव लाइफ टाइम वैलिडिटी? ये किसके लिए होगा भाई? जो 60 या 60+, ठीक है, तो इनके केस के अंदर नो। तो आपकी सर एक्सपायरी डेट एनआईसी की 18/10/2000, 2031, 2031, अक्टूबर का महीना और 18 तारीख। सही जी। अच्छा, फुल नेम एज पर सीएनआईसी, स्पेलिंग देखिएगा, SADDAM सिंगल D, हुसैन। ठीक है जी। अच्छा, यहां पर आपने नेम अपना जो है ना, बिल्कुल वही लिखना है, स्पेलिंग जो आपके एनआईसी के ऊपर है। अगर आपने यहाँ पे मिस्टेकनली, अगर कोई, लेट सपोज मैं कहता हूँ किसी से गलती भी हो गई, तो सर वो गलती का खमियाजा आपको थोड़ा लंबा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है नेम एडिट करने का। रेलेवेंट टैक्स ऑफिस जाना पड़ता है, वहां पे मैनुअल एप्लीकेशन फाइल करेंगे, फिर 5-6 चक्कर लगाएंगे, फिर उसके बाद जो आपका काम होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाए, मैरिटल स्टेटस की बात कर रही है ना, उसके लिए तो कोई जरूरत नहीं। अगर नेम चेंज हाँ, एग्जैक्टली। अगर तो फॉर एग्जांपल अगर मैरिटल स्टेटस चेंज हो गया और आपने एनआईसी चेंज करवा दिया, तो फिर आपको एनटीएन चेंज करवाना पड़ेगा, यस, मैनुअल जाना पड़ेगा जी। यस, लेकिन आपको इतनी बात बता दूं कि यहाँ पर अगर आप जो भी डेट डालेंगे ये नेक्स्ट कर लेगा। क्या पता है एंड पे जाके ये इसको वेरीफाई ना करे, बट मेक श्योर कि आप जिसका केस पुटअप करिए उनका एनआईसी जो हो क्या अपडेटेड हो। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट थोड़ा ही जी। मैरिड हो गई तो अपन को करना पड़ेगा इसके लिए, तो वो अपना एंटी करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। सर मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि जी फॉर एग्जांपल किसी की शादी हो गई के साथ उनकी, उन्होंने अपने नाम के साथ हस्बैंड नेम लगा दिया, ठीक है जी। अब ऑब्वियसली एंटीन उनका उनके फादर नेम के साथ होगा, राइट, या जो भी उनका नाम होगा। अब अगर फॉर एग्जांपल वो कभी किसी वीज़ा एप्लीकेशन फाइल करती हैं कहीं बाहर जाने के लिए, तो वहां पर इनके लिए सबसे बड़ी डिस्क्रिपेंसी क्या आएगी कि इनके एंटी इनके टैक्स डॉक्यूमेंट्स इनका नेम मैच नहीं। तो नाम ना चेंज करता है, बात नहीं करें तो प्रॉब्लम थोड़ी है सर कोई, नहीं तो प्रॉब्लम थोड़ी है, जब चेंज होगा तभी करने का। एनिटस में मसला नहीं आता। नहीं सर, एंटीन का उससे क्या ताल्लुक सर, वो नादरा जाने वो जाने। नादरा में अगर आपने चेंजिंग कर ली है तो फिर आपको यहाँ चेंज करवाना पड़ेगा। वो भी तब करवाते हैं लोग जब उनको जरूरत पड़ती है, अदरवाइज उनको याद भी नहीं होता कि एंटीन पे भी करना है। आपको जो मैंने एग्जांपल दी है वीजा की, तो जेन्युइन एक एग्जांपल है। नाम चेंज करना, नाम भी चेंज करना पड़ेगा, नाम फादर आता रहे। ठीक है जी, क्लियर होगी जी बात। अच्छा जी, यहाँ पे क्या है एंटर करने जी? एड्रेस। सर कौन सा एड्रेस? शनाख्ती कार्ड पे, और करंट जहाँ पे आप रह रहे हो, और जहाँ बिजनेस कर रहे हैं वहां का। आपको तो पता है ना सर, आप तो सुन सके हैं वाली। और सर रेसिडेंट एड्रेस आएगा ना? अच्छा, मैं इसके पीछे एक लॉजिक बता देता हूँ भाई। यहाँ पर जो भी एड्रेस एंटर करेंगे ना, चाहे वो आपके शनाख्ती कार्ड वाला है, चाहे आपका करंट एड्रेस है, चाहे आपका बिजनेस का एड्रेस है, जहाँ आप रह रहे हैं वहां का है, कहीं कहीं भी है, इस एड्रेस के बेसिस के ऊपर आपको रीजनल टैक्स ऑफिस एलोकेट होगा। मिसाल के तौर पर मैं फॉर एग्जांपल पंजाब के किसी एरिया से बिलोंग करता हूँ, और मैं रह कराची में रहा हूँ पिछले 10 साल से, तो मैं यहाँ पर अपना एंट्री बनाते हुए अगर पंजाब का अगर एड्रेस डाल देता हूँ, तो सर मुझे रीजनल टैक्स ऑफिस जो एलोकेट होगा वो पंजाब का होगा, ऑल दो मैं यहाँ रह रहा हूँ। कभी कोई नोटिस आएगा, एनओसी चाहिए होगी, कोई कंप्लाइंस करनी होगी, वहां जाना पड़े, अगर एफबीआई जाना पड़ गया, तो मुझे कराची का ऑफिस एंटरटेन नहीं करेगा, मुझे पंजाब के ऑफिस जाना पड़ेगा। और इसको चेंज करवाने के लिए कम से कम भी अपने जहन में 6 महीने रख लीजिएगा।
रीजनल टैक्स ऑफिस को चेंज करवाने के लिए एटलीस्ट 6 मंथ्स का प्रोसीजर अपने जहन में रखिए। ठीक है जी। तो यहां पर सर आप वो एड्रेस डालेंगे सदाम साहब जहां आप करेंटली रह रहे हैं। अगर आप फैमिली के साथ हैं, आप कराची परमानेंटली मूव हो चुके हैं, तो फिर आप ये लिख दें। या अगर आपका फ्रीक्वेंटली आना जाना है आप इंटीरियर में, तो आप वो वहां पे लिख सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब आप बता दें कौन सा एड्रेस लिखूं। विलेज वाला ही कर दूं तो वहां ज्यादा सही है। चले, बताइएगा सर एड्रेस। रेजिडेंशियल एड्रेस एंटर कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे आप बिजनेस भी कर सकते हैं, रेजिडेंशियल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी मैं पंजाब के किसी एरिया से बिलोंग करता हूँ, मैं अकेला यहाँ पे बिजनेस कर रहा हूँ। बिजनेस जब यहाँ कर रहा हूँ तो मेरे टैक्स के मैटर भी मैं चाहता हूँ ये डील हो। जब मैं एंटिन बनाऊंगा तो मैं बिजनेस का एड्रेस एंटर कर दूंगा, अपना रेजिडेंशियल फिर नहीं करूंगा। तो मैं अभी सदाम साहब के केस में रेजिडेंशियल एड्रेस एंटर कर रहा हूँ। बताएं सर, आवाज थोड़ी सी लाओ। कोई हाउस नंबर नंबर कुछ है? हाँ पूरा, वैसे आप एड्रेस मुझे बताएं क्या है? हाँ आप एनआईसी आगे फॉरवर्ड कर दें। एनआईसी आगे दे दें, मैं यहाँ से दे दें। अच्छा जी। अच्छा जी, कहीं गलती करूँ सदाम साहब तो बताइएगा सर। जी हाँ बखूबी है, ठीक है आगे जी। WAKO, ठीक है जी। RAUNK, UNAK ना? RAUNK। कंबर की स्पेलिंग देखिएगा जी। A से, ठीक है जी। और शहदाद कोट मैं कर देता हूँ। शहदाद, ओके जी। ओके जी। अब शहदाद कोट ही आएगा ना, शहर आपका यही होगा? शहर कौन सा है? अरे हाँ, किसी डिस्ट्रिक्ट में तो लग रहा होगा। देखते हैं जी आता है या नहीं। ये आ रहा है जी, शहदाद कोट कंबर। ठीक है जी, मसला नहीं है, बाद में चेंज हो जाएगा। ये रहा जी सिटी आपका शहदाद कोट कंबर। आपका तो यही है ना, कंबर शहदाद कोट? वही है सर, कर दिया मैंने। मैं नहीं लिख सकता, ये बाय डिफॉल्ट है सर। वरना मैं कंबर पहले लिख देता, शहदाद कोट बाद में। जब मैं ये लिख सकता हूँ सर, वो भी कर देता। ठीक है जी। ये यहाँ पे मुझे यहाँ से सेलेक्ट करना है। मैं अभी यहाँ से दोबारा हटा देता हूँ, मैं कहता हूँ जी कराची फॉर एग्जाम्पल। ये देखिए कितने सारे दे रहे हैं ये ऑप्शन। सेलेक्ट करना है किसी एक को। इसी तरीके से जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा शहदाद कोट, सर यही आएगा, यही आएगा। अच्छा क्या कहाँ लिखूं बारह? वारा कंबर, ये कर दूं सर? चले जी। सर दोबारा देख लेते एड्रेस। ये भी मुझे लग रहा है ज्यादा अंग्रेजी हो गई है, डाका नहीं कर देता हूँ, ये PO बॉक्स कर देता हूँ। चले,
स्पेलिंग दोबारा देख लें सर। खैर मोहम्मद बको विलेज, पीओ बॉक्स सालूराना, डिस्ट्रिक्ट कंबर शदाद कोट, वरा कंबर। हाँ, वारा। मुझे लग रहा है मैं तमिल बोल रहा हूँ। ठीक है जी, चले सर। सही है सर, मैं नेक्स्ट कर दूं? चले जी। ईमेल एड्रेस सर, एक्सेस है ना अभी आपके पास ईमेल एड्रेस का ना? बताएं सर। स्पेलिंग बताइएगा। SAD, हम्म, WA, हम्म, 67 @gmail.com। मोबाइल नंबर सर आपके NIC पे रजिस्टर्ड है? ठीक है, बताएं कौन से नेटवर्क यूज कर रहे हैं? जोन। नंबर बताइएगा सर। 03133448921। अगर किसी के पास अपने NIC पे रजिस्टर्ड नंबर नहीं है तो वो इसको नो करे। ठीक है जी, आपके सामने कर देता हूँ। तो क्या कह रहे हैं जी? यू में प्रोवाइड मोबाइल नंबर इज रजिस्टर्ड अगेंस्ट द सीएनआईसी ऑफ योर इमीडिएट फैमिली मेंबर। आप किसी ब्लड रिलेटिव के, आपके वालिद साहब, वालदा, भाई या बहन के नाम पर अगर रजिस्टर्ड है उनके सीएनआईसी पे कोई नंबर, तो आप वो भी यहाँ पर बता सकते हैं। फैमिली मेंबर का NIC और उनका नाम। इन केस अगर आपके नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है, मैं इसको यस कर देता हूँ और हम इसको क्या करते हैं जी? नेक्स्ट। क्लियर है की बात यहाँ तक? ऑल क्लियर? फैसल साहब क्या क्वेश्चन है आपका? सर मैं ये पूछना चाहता कि अगर रजिस्टर्ड नहीं है नंबर तो कैसे पता चलेगा और कैसे करवाएंगे? अगर रजिस्टर्ड नंबर नहीं है तो ये तो देखें, एक मेरे ख्याल में किसी नंबर पे आप टेक्स्ट मैसेज भी कर दें तो आपको पता लग जाता है कि आपके नाम पर कितनी सिम्स रजिस्टर्ड है। वो आप देख लीजिएगा, हम्म। गूगल कर लीजिएगा। नंबर 2, अगर आपको वो भी नहीं पता और आप यहाँ पर वो नंबर लिख देते हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है आपके NIC पे, आप नेक्स्ट करते जाएंगे, एंड में जाके आपका प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं होगा। वो बोलेगा कि मोबाइल आपके नाम पर रजिस्टर्ड ही नहीं है नंबर। अच्छा, तो फिर क्या प्रोसेस होगा रजिस्टर करवाने का सर? रजिस्टर्ड करवाने का प्रोसेस ये होगा कि आपको घर से निकलना पड़ेगा, आपको हम्म। फ्रेंचाइज जाना पड़ेगा, वहां पे शनाख्ती कार्ड देना पड़ेगा, थंब इम्प्रेशन करना पड़ेगा, और उसके बाद वो आपके नाम पर एक आपको सिम निकाल के दे देंगे। ओके, बायोमेट्रिक मीन्स, ठीक है। यस थैंक सर। यू। ठीक है जी, समझ गया। थैंक यू। नेक्स्ट। सर आपके नंबर पे और ईमेल एड्रेस दोनों पे कोड आए होंगे। टाइम है आपके पास 5 मिनट। जी। 485118। ईमेल पे अगर ना आए तो आप चेक कीजिएगा, स्पैम में चेक कर लें, ऑल मेल्स में चेक कर लें, जंक में चेक कर लें। वाईफाई ले लें सर, ICT के नाम से वाईफाई आ रहा होगा। जी जी सर, दोनों में से कोई भी कर ले। मैडम मैं 2 मिनट को जरा पासवर्ड बता दूं। ICT कैपिटल है जी, ICT@12345। ICT@12345। कोई बात नहीं, जो जो लोग लिखना है मैं कल चेंज कर दूंगा, डोंट वरी। मैं मजाक कर रहा हूँ, नहीं करूंगा यार, आप लोग हैं तो वाईफाई दो, डोंट वरी। ICT@12345 हो गया सर? जी मैडम, क्या क्वेश्चन है आपका? जी। कुछ भी नहीं करता वो, नंबर ईमेल एड्रेस के बगैर कर सकते हैं, उनको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं अभी एंड में बताऊंगा कि आपने रिकवर कैसे करना है। ठीक है। एड्रेस चेंज कर सकती हैं, नाम चेंज नहीं होगा, नाम के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। एड्रेस के बेसिस के ऊपर जो फर्स्ट टाइम आपको रीजनल टैक्स ऑफिस एलोकेट हो गया वो आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। आप एड्रेस चेंज कर सकती हैं, नो प्रॉब्लम। और नंबर भी चेंज कर सकती हैं बाद में, ईमेल एड्रेस भी चेंज कर सकती हैं, नो प्रॉब्लम। जी सद्दाम साहब, ईमेल। टाइम खत्म होने वाला है, 2 मिनट है आखिरी। ऑल मेल्स में चेक करें।
आगे सर, मुबारक हो जी। 47 478560। नेक्स्ट करते हैं जी। अब यहाँ पे पासवर्ड जो है हम इनका जनरेट कर देते हैं जी सदाम साहब के लिए। ठीक है जी। यहाँ पर आपने जो है ना पासवर्ड के लिए जो क्राइटेरिया उसको आपने जरूर मीट करना है। ठीक है जी। सदाम साहब यहाँ पे मैं अभी सबके सामने कर रहा हूँ, लेकिन आपने घर जाके इसको रीसेट कर देना। ठीक है, वरना लोग घर पे बैठ के आपके इस पे प्रैक्टिस करेंगे। ये मैं आपको बता दूँ, क्योंकि एक बैच में मैं अपना आईडी पासवर्ड यहाँ पर लिख रहा हूँ और वो भाई बैठे हुए नीचे डायरी पे मेरा एनआईसी और मेरा पासवर्ड लिख रहे थे। तो ये प्रैक्टिस करने में हम किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है जी, लिख लें सर, Saddam456 @। ठीक है जी। और ये पिन आपका जो है 4 डिजिट का पिन होता है, ये भी आपने सेट कर लेना है। ठीक है जी, ये भी मैंने सेट कर दिया, मैं आपको बता दूंगा। तो पासवर्ड भी जनरेट कर लिया, जो कि बिल्कुल इनके क्राइटेरिया के मुताबिक है। एक हमारा कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल, एक डिजिट और एक स्पेशल कैरेक्टर जो इसने यहाँ पर अलाउ किए हुए, इन पांचों में से कोई एक। ठीक है जी। सर ये पिन मैडम जब भी आपको इस सबमिशन करने के लिए जाएंगे ना, उसके लिए पिन जरूरी होगी। ठीक है, तो पिन के बगैर काम नहीं हो सकता। नेक्स्ट करता हूँ जी। डेटा वेरीफाई हो रहा है नादरा से, हो गया जी। यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर इनकम टैक्स क्रिएटेड एंड क्रिएटेड योर आईआरएस अकाउंट। सर जी मुबारक हो। बनने पर सर कौन सा एलोकेट हुआ सर आपको? आरटीयू सक्कर। जो आपका सबसे करीबी जो रीजनल टैक्स ऑफिस है ना, वो कौन सा है? सक्कर। अब जब भी कुछ मसला होगा तो कहाँ जाएंगे सर? सक्कर। खुश है सर? चले जी। सर ये तो रजिस्ट्रेशन ये है कि रजिस्टर जैसे से वैसे तो इंडिविजुअल का जो एनटीएन नंबर है वो इसी से लिंक होता है। मैं अभी आपको बता भी देता हूँ कि अगर आपने करना हो, कैसे देखेंगे आप। समटाइम्स आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी आती है कि जी एनआईसी नंबर अलग लिखा होता है और लिखा होता है कि जी आप अपना एनटीएन नंबर भी बताएं। तो वहां पर आप क्या करें, आप अपने टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी पे हैं, ये मैंने आपके सामने किया जी 715। अच्छा, अभी वो बना नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा अपडेट होने में। यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको अपना एनआईसी एंटर करके बता देता हूँ, 804087। ये आपको नजर आ रहा है रेफरेंस नंबर, ये एनटी नंबर डिनोट करता है जी। ठीक है जी। ऑल दो इंडिविजुअल के केस के अंदर एनआईसी इनफ है, फिर भी अगर कहीं पे जिक्र आ जाए एनटीएन नंबर ही दे, तो आप ये रेफरेंस नंबर दे दीजिए। ठीक है जी। अभी नहीं करवाया ना मैंने भाई, क्यों करवा रहे हैं मुझे सेल्स टैक्स में रजिस्टर? अच्छा जी, तो दाम तो दोबारा बताइएगा। एनआईसी 4, 2 मिनट, यही है। ये कैप्चा फिलअप करूंगा जी, 6NWY6। मुबारक हो सर, हमने ये लॉगिन कर ली जी। मिस हैना सुभान। सर मेरा सवाल ये है कि जो रेफरेंस नंबर है वो एनटीएन नंबर है। यस एग्जैक्टली। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। लॉगिन कर लिया जी हमने आयरिस का एक पोर्टल। सर इसी पोर्टल से सब काम होंगे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, सेल्स टैक्स रिटर्न फाइलिंग, विदहोल्डिंग स्टेटमेंट्स, बिजनेस की अगर कोई चेंजिंग करनी है वो, चालान्स क्रिएट करने हैं तो वो, रिफंड अप्लाई करना है तो यहाँ से होगा, अपील फाइल करनी है तो यहाँ से होगी, सीपीआर करेक्शन करवानी है तो यहाँ से होगी। अभी जा रहा हूँ। सीपीआर करेक्शन कंप्यूटराइज पेमेंट, अगर चालान गलत पे हो जाए कोई, उसके ऊपर डिटेल गलत हो तो आप करेक्ट करवा सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई? एक स्टेप मैंने आपके सामने कंप्लीट कर दिया, दैट इज हाउ टू क्रिएट एनटीएन।
सर ये सदाम साहब का एनआईसी पीछे प्लीज। कोई मसला अगर किसी को यहाँ तक है तो प्लीज मुझे अभी बता दीजिए। सर ये चीज मुझे क्लियर नहीं हो रही। यहाँ पे लिखा हुआ फाइल और सेल्स टैक्स रिटर्न जी। तो ये तो आपने कहा कि ये आपके बिजनेस पे बात मैडम सबके पास ये ऑप्शन आते हैं। जब मैं रजिस्टर करवाऊंगा सेल्स टैक्स के लिए तो ये ओपन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये देखें, मैं अगर इसको करता हूँ, क्या कह रहा है, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड टू फाइल सेल्स टैक्स रिटर्न। होगा ही नहीं। तो पोर्टल एक बना दिए, जो जो कंप्लाइंसेस जिसके ऊपर ड्यू होती हैं वो ऑप्शन उसके लिए ओपन हो जाता है। ठीक है जी, क्लियर है जी बात। अब आ जाए जी, यहां पर ये ह्यूमन आइकन आपके सामने नजर आ रहे जी आपको। यहां पर आपके सामने प्रोफाइल, तो अभी मैं बता रहा हूं क्या करना है। एक ऑप्शन है जी चेंज पासवर्ड का। पासवर्ड अगर चेंज करना चाहते हैं, पुराना पासवर्ड एंटर कीजिए, नया जनरेट कर लीजिए। सर आपने घर जाके यही काम करना है। ठीक है जी। पिन चेंज करना चाहते हैं तो पुराना पिन एंटर करने की जरूरत नहीं है, जस्ट न्यू पिन एंटर करें, जनरेट कर दें। ठीक है जी। उसके बाद ये रजिस्टर न्यू डिवाइस, बेसिकली ये पिछले साल जुलाई में एफबीआर ने क्या किया कि अपनी एक एप्लीकेशन जो है एफबीआर की, उसके साथ ऑथेंटिकेशन लिंक कर दी लॉगिन करने के लिए, कि जब तक मैं अपने सेल फोन से, यहाँ पर एक क्यूआर कोड आता था लॉगिन से पहले, वो स्कैन नहीं करूंगा उस डिवाइस से जो यहाँ पे रजिस्टर्ड होगी, तब तक मेरा अकाउंट ओपन नहीं होता था। इतना बड़ा मसला बन गया कि लोगों की डेटेड 2-2 महीने की कंप्लाइंसेस दी हो गई। अल्टीमेटली उनको ये चीज हटानी पड़ी, जो कि मैं समझता हूँ कि आफ्टर फ्यू मंथ्स ये दोबारा से इस चीज को एप्लीकेबल करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि उसमें मसले मसाइल बहुत थे और उनसे वो मामला हैंडल हो नहीं रहे थे। उनके आईटी वालों को खुद नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं। अगर कुछ मसला आ रहा था तो वो किसी को कॉल सेंटर पे पता ही नहीं था कि क्या कैसे रिजॉल्व करना है। उन्होंने कहा जी इसको हटा दो। ठीक है जी। दूसरी तीसरी बात जी, सर्टिफिकेट्स। मैं जाऊंगा जी रजिस्ट्रेशन में। ये मेरे पास एक रजिस्टर्ड हो गया जी सदाम साहब का टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये बारकोड भी आ गया। इंडिविजुअल है जी, नाम, एड्रेस एंड टैक्स ऑफिस, रीजनल टैक्स ऑफिस सक्खर। तो सदाम साहब आपने ये अपने पास सेव कर लेना। ठीक है जी। कैसे करेंगे मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता चुका हूँ जी, यहाँ जाके इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो कोई अगर बंदा बोले कि जी टैक्स पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दो, तो यहाँ से देना है। वो जो पहले मैंने आपको एनटीएन दिखाया था, दैट इज कॉल्ड एनटीएन ऑनलाइन वेरिफिकेशन। वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन है एंड दैट इज ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। ठीक है जी। कंप्लेंट वाला कोई फायदा नहीं है बताने के लिए, तो इसका कोई, मैं आपके साथ टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सर वो यहाँ से थोड़ी होगी, टेंशन क्यों ले रहे हैं आप। वो ये लिखा है सर, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, पेमेंट्स, यहाँ जाके होगी सर, वो बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। कह रहे हैं इंडियन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, वो जो आपने अपने सीएनआईसी के थ्रू फॉर्म दिखाया था। जी, दैट इज कॉल्ड ऑनलाइन वेरिफिकेशन, एनटीएन ऑनलाइन वेरिफिकेशन। क्लियर होगी जी बात, कोई मसला यहाँ तक, सब बातें क्लियर है। हाँ। अच्छा, अभी मैं दूसरे स्टेप पे जा रहा हूँ कि अगर आप किसी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को रजिस्टर कर रहे हैं तो पहला काम तो आपने कर लिया। दूसरा काम है जी बिजनेस को ऐड करना। कैसे करेंगे, यहां पर जाएंगे जी प्रोफाइल में। ठीक है जी। अच्छा सदाम साहब, आफ्टर सम टाइम आप देखिएगा, कुछ टाइम के बाद, 1 महीने बाद, 1.5 महीने के बाद, यहाँ पर आपके यूनिट ऑफिसर का नाम भी लिखा हुआ होगा कि किस बंदे, किस ऑफिसर के पास उस आरटीओ सक्कर में ये केस असाइन हुआ होगा। तो जब भी कोई मसला हो कि किससे मिलना है मेरे केस के हवाले से, सिंपल लॉग इन करें, यहाँ जाके देखिए नाम किसका आ रहा है और आपका आरटीओ कौन सा है, वहां चले जाएं और उनसे जाके मुलाकात कर लो। ठीक है जी। अभी आ नहीं रहा, जहरी बात है, अब ये जाएगा, इस वहां पे एलोकेशन होंगी, 1 से 1.5 महीने का प्रोसेस है ये। ठीक है जी। अब आ जाए जी, ये डिटेल तो हमने
जब हम रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो उस वक्त हमने एंटर की थी। कुछ नादरा ने भी उठाई है। इनकम सोर्सेस, अभी मैं बिजनेस रजिस्टर करने के लिए जा रहा हूं, बिजनेस ऐड करने के लिए जा रहा हूं, तो मुझे यहां पर इनकम सोर्सेज में इन 7-8 ऑप्शंस में से बिजनेस को सिलेक्ट करना जरूरी है, मैंडेटरी है। ओके कर दिया जी। ठीक है जी, ये एक काम मैंने यहां पर कर दिया। अच्छा जी, इनकम सोर्सेज में बिजनेस आ गया। अब यहां पर हमने बिजनेस वाले टैब में बिजनेस को एंटर करना है। सबसे पहले क्या जी, बिजनेस का नाम। क्या नाम है कोई सद्दाम साहब आपके बिजनेस का? आपकी मर्जी से। जी मिस निदा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये आपने जी जो बिजनेस से पीछे सिलेक्ट किया है ना, वहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा था सैलरी। तो मुझे ये बता दें कि जो सैलरीड पर्सन होते हैं, जैसे कोई एम्प्लॉय गवर्नमेंट का, जैसे टीचर, टीचिंग डिपार्टमेंट से मैं हूँ, तो ये मैं इसलिए क्वेश्चन पूछ रही हूँ। तो वहाँ पे अगर आपने रिटर्न फाइल फाइल करनी है तो वो सैलरी वाले ऑप्शन से करेंगे, क्योंकि आप तो नहीं, ये बिजनेस के रिटर्न बारे फाइलिंग में। नहीं है। जी। ये जी। ये ये अभी रिटर्न फाइलिंग के हवाले से मैं अभी कुछ भी नहीं बता रहा। आप इसको यहाँ पे अगर सैलरी कर दें तो तब भी कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ आपसे ये अच्छा, पूछ रहा है कि सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है। चले सही है सर, बिजनेस सही है। ऐड अभी आप करने सोल के लिए। प्रोप्राइटरशिप ही यस, समझा रहे हैं, यस, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब आ जाएं बिजनेस पे। अब बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते सर। बिजनेस पे आऊंगा, बिजनेस का नेम एंटर करूंगा, सदाम एंटरप्राइजेस। कैपेसिटी जी, इस बिजनेस के मालिक है ये, ओनर। कब से स्टार्ट कर रहे हैं जी? आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट किसका है जी? सही जी। यहां पर आएंगे और अब बताएंगे आप कि इस बिजनेस की एक्टिविटी क्या है, काम क्या करते हैं ये, और ये आपकी प्रिंसिपल एक्टिविटी है या नहीं। आप बोले जी मेरी प्रिंसिपल एक्टिविटी यही है। क्या करेंगे, यहां से सेलेक्ट करेंगे सेक्टर को, इंडस्ट्री को। मैं कहता हूं सर आपका, आप जनरल ऑर्डर सप्लायर हैं। आगे जी, मैं कहता हूं सर आप, लेट्स सपोज, रेस्टोरेंट ओनर हैं। आगे जी, 3 कैटेगरीज। मैं कहता हूं सर आप, लेट्स सपोज, एक ट्रैवल एजेंट है। आगे जी, मैं कहता हूं सर आप एक इंपोर्टर हैं। तो जो भी आपका रेलेवेंट एक्टिविटी है वो आपने यहाँ पे कीवर्ड्स के थ्रू सर्च करना है और आपके सामने वो आ जाएगी। प्राइवेट स्कूल की एजुकेशन में चले जाएं सर आप। आ रहे जी, एजुकेशन के बहुत सारे आ रहे हैं जी। प्री प्राइमरी, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, टेक्निकल एंड वोकेशनल सेंटर्स, हायर एजुकेशन, आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है जी, बात आ गई समझ। तो यहाँ पर जो भी कीवर्ड आप एंटर करेंगे आपको उससे रिलेटेड कोई ना कोई एक्टिविटी आपके सामने आपको नजर आ जाएगी। अच्छा, मैं यहाँ पे इसको जनरल ऑर्डर सप्लायर पे लेकर जाता हूँ। यहाँ पर वो बता रहे, पूछ रहे जी कि इस बिजनेस की स्टार्ट डेट क्या है जी। अगेन आज ही की तारीख से कर रहा हूँ ये काम। ओके कर दिया। ये मेरा बिजनेस की एक्टिविटी मैंने यहाँ पर ऐड कर दी। तीसरी बात वो हमसे पूछ रहा है कि भाई ये बिजनेस ऑपरेट कहाँ से कर रहे हो, बिजनेस एड्रेस क्या है आपका, वो मैंने ये बताना है। क्या एड्रेस है जी? मैं यहाँ पर आऊंगा, ऐड एन एड्रेस करूंगा, बताऊंगा जी कि मैं किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी से कर रहा हूँ काम।
या तो कमर्शियल प्रॉपर्टी होगी या रेजिडेंशियल होगी या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी होगी। तो कमर्शियल भी आ रहा है, इंडस्ट्रियल भी आ रहा है, रेजिडेंशियल भी आ रहा है, एजुकेशनल भी आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें आ रही है। नॉर्मली कमर्शियल प्रॉपर्टी की तरफ ही जाते हैं। अगर किसी का ऑफिस है, कोई शॉप है, कोई प्लाजा है, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी है। ठीक है जी। फॉर्म सेलेक्ट करूंगा जी। लेट सपोज मैं कहता हूँ जी इनका ऑफिस है, ये आ गया। आप कहते हैं जी इनकी शॉप है, तो शॉप के लिए दो आ रहे हैं जी। अगर जमीन की शॉप है या किसी प्लाजा में, किसी मॉल में शॉप है, तो सर ये वाला ऑप्शन। ठीक है जी। काफी सारी चीजें आ रही है जी यहाँ। यूनिट नंबर में कहता हूँ जी, ऑफिस नंबर एक फर्जी में डाल रहा हूँ, 408 फोर्थ फ्लोर शाइन सेंटर क्लिफ्टन ब्लॉक 7 कराची। यहाँ पे कराची का आपने टाउन सेलेक्ट करना है। मैं कहता हूँ जी ये कराची साउथ है। कैपेसिटी में अभी आपने ये बताना है कि आप जिस बिजनेस एड्रेस को एंटर कर रहे हैं, क्या वो आपकी अपनी जगह है या फिर आपने वो रेंट पर ली हुई। अगर रेंट पर होगी तो सर ये वाला ऑप्शन। अगर ओनर होगी तो सर नीचे ओनर लिखा होगा। टेनेंट के केस के अंदर आपने शेयर लिखना होगा 1%। और अगर ओनर सेलेक्ट करेंगे तो लिखेंगे जी जितना भी आपकी ओनरशिप परसेंटेज है। हो सकता है एक ही जगह दो भाइयों की 50-50, हो सकता है आपकी अपनी पूरी जगह है तो 100%। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं इनको कर रहा हूँ जी टेनेंट एंड 1% और ओके कर दिया जी। यहाँ पे आके मैंने दोबारा ओके कर दिया। सर ये मैंने एड्रेस भी एंटर कर दिया। इस बिजनेस वाले टैब में मैंने बिजनेस का नाम, एक्टिविटी और एड्रेस, तीन काम किए। ये वाला एड्रेस वाला, ये देखें सर। अगर आपको एड्रेस एंटर करना है तो यहाँ पे जाएंगे, आप ऐड एन एड्रेस करेंगे। यहाँ पे जाके कंप्लीट आप एड्रेस की डिटेल एंटर करेंगे सर। ठीक है, मैं कहता हूँ ऑफिस है, ये आपने ऑफिस का एड्रेस एंटर कर दिया सर। कैपेसिटी जी ओनर टेनेंट 01 के, क्या कह रहे जी, प्लीज प्रोवाइड कॉम्प्लेक्स। ओके जी, ठीक है। आप इसको यहाँ जाके ओके करेंगे तो इसी तरीके से यहाँ पे नीचे बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। Then you tenant 1% fee. मैडम ये क्योंकि जीरो पे आगे प्रोसेस नहीं करेगा सिस्टम, कोई लॉजिकल इसके पीछे बात है नहीं जी। अगर टेनेंट है आप, अगर ओनर है तो जी आपने क्या करना है, जो भी आपका परसेंटेज है आपने उस हिसाब से करना है। अगर वो एक प्रॉपर्टी किसी तीन बंदों में डिवाइड है तो 33-33 कर दीजिएगा। डिपेंड शेयर कितना है आपका उस प्रॉपर्टी। वैसे इसका कोई इम्पैक्ट आपकी टैक्स रिटर्न फाइलिंग के ऊपर या टैक्स के ऊपर नहीं आने वाला। ये सिर्फ मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए एफबीआर ये डाटा आपसे मांग रहा है। ठीक है जी। मैंने इसको यहाँ से ओके किया और ये बिजनेस मैंने इनका यहाँ पर एंटर कर दिया सर। क्लियर होगी जी बात जी। सर ये देखें, आप चाहे 10 बिजनेस ऐड कर ले, यहीं से जाएंगे, ये एडिशन का साइन आ रहा है, आप यहाँ जाके नया बिजनेस ऐड कर लें सर, सेम उसी तरीके से। यस, हाँ, डिलीट का एक एक कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको बताऊंगा क्या। अगर एक कंपनी यहाँ पे भी काम कर रही है और इंटरनेशनल भी कर रही है, नेशनल का भी एड्रेस डाल नहीं, पहले आपने यही वाला का करना है सर, यही का करना है आप, यही का करना है सर। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद एड्रेस ये आ गया जी यहाँ पे। इस पे मैं क्या करूंगा जी, बताऊंगा कि जी ये मेरा हेड ऑफिस है। चेक कर दिया जी मैंने इसको। उसके बाद आऊंगा जी, यूटिलिटी कनेक्शंस कुछ नहीं देना यहाँ पे, बैंक अकाउंट्स कुछ भी नहीं देना यहाँ पे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या मतलब जी इस बात का। अच्छा जी, और यस, लीगल एड्स। सदाम साहब का ये एनटीएन है, मैं कहता हूँ जी यहाँ पे फादर का जो है आप एनटीएन ऐड कर दीजिए। कैसे करेंगे जी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप एनआईसी उनके लिखेंगे। मैं लेट सपोज अपना, मैं कहता हूँ मैं आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव फॉर एग्जाम्पल। सर नाम आ गया मेरा, मैं इसको सेलेक्ट कर दूंगा। करना चाहते हैं तो कर दें, नहीं करना चाहते नॉट मैंडेटरी, नॉट रिक्वायर्ड। इसी तरीके से ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव,
कि आप किसको ऑथराइज कर रहे हैं कि वो आपके बिहाफ पे एफबीआर में जा सके। यहां पर आप किसको ऐड करेंगे सर, आप वाली बात, कंसल्टेंट को। अब यहां पर फॉर एग्जांपल सद्दाम साहब कहते हैं कि जी शहीद साहब मेरे क्या है, कंसल्टेंट है, ठीक है जी। कब से हैं जी? आज से। ओके कर दिया, मैं आ गया जी यहाँ पे। अब क्या होगा इसका, इसका डुअल इम्पैक्ट है क्या। मैं अपना आइरिस जब लॉगिन करूंगा ना, तो मैं अपने आइरिस में लॉगिन करके सद्दाम साहब का रिटर्न खुद ही फाइल कर दूंगा। मुझे इनके आईडी पासवर्ड की जरूरत नहीं है। जो भी बंदा आप यहाँ पे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव में ऐड करेंगे, अगर उस बंदे का पोर्टल है तभी तो यहाँ पे ये एनटीएन बना, तभी नाम आ रहा है, तो वो अपने ही एनटीएन से क्या करेगा जी, उस बंदे का रिटर्न फाइल कर देगा। अब लेट सपोज मेरे अगर 100 क्लाइंट्स हैं, तो मैं पूरे दिन ये खेल करता रहूंगा, आईडी पासवर्ड लॉगिन लॉगिन लॉगिन। चांसेस ऑफ एरर कितने होंगे कि एक्सेल की फाइल से अगर कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ तो किसी में किसी का पेस्ट कर दिया, किसी में किसी का पेस्ट कर दिया। तो इट्स बेटर कि मैं क्या करूँ, अपने उसमें लिंक करवा लूँ और अपने ही आईडी से लॉगिन करके सारा काम करूँ। वेरी सिंपल एंड क्लियर। लेकिन इसका एक नुकसान क्या है जी, आपने इस बंदे की ओनरशिप ले ली। अब सद्दाम साहब टैक्स डिफॉल्टर हुए, पकड़ो शहीद साहब को। ऐसा होता नहीं है। एक दफा मैंने अपने पूरी एक्सपीरियंस में देखा कि एक बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल केस था, उसके अंदर उनके वकील साहब को उठा के ले गए थे, वो भी इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए। ठीक है जी, क्लियर होगी जी बात। फैसल साहब। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे अगर मैं किसी को अपने एडवाइजर या तो यहाँ पे ऐड करता हूँ रिप्रेजेंटेटिव, तो क्या उनका एक्सेस कोई डिफरेंट टाइप का होना चाहिए, उनकी रजिस्ट्रेशन डिफरेंट होती है, वो मेरी तरह ही होंगे और मैं उनको ऐड कर दूंगा? आप ही की तरह होंगे सर, बिल्कुल वही सेम अच्छा, रजिस्ट्रेशन, वही प्रोसेस होगा सेम। ठीक है, कोई मतलब सेपरेट उनके लिए नहीं। कोई स्पेशल कोई जरूरी नहीं है कि वो लॉयर नहीं हो कुछ या नहीं। कोई ऑथराइज हो? देखें, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर के लिए तो ऑब्वियसली वो बंदा या तो कोई कंसल्टेंट हो, या उसके पास कोई वकालत की डिग्री है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या उसके पास टैक्स की कोई आईटीपी का लाइसेंस है, तभी आप किसी ऐसे बंदे को देंगे ना। अब किसी भी जी, ऐसे बंदे को तो आप ऐड नहीं करेंगे, या ऐसे बंदे को ऐड करेंगे जहाँ पे आपके कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा जी आप मुझे सर्विसेज देंगे, तो आप उसको ऐड कर लेंगे यहाँ। ठीक है। सही है। लेकिन यहाँ पे आपको सिस्टम बाउंड नहीं करेगा कि आप किस बंदे को क्यों ऐड कर रहे हैं, किसी को भी कर सकते हैं आप। ठीक है, और मैं कभी भी मैं डिलीट भी कर सकता हूँ उसको? कभी भी कर सकते हैं डिलीट, ये ऑप्शन आ रहा है डिलीट का, जी, यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। वो इफेक्टिव डेट आपसे मांगेगा, किस डेट से करना चाह रहे हैं आप वो यहाँ लिख देंगे। ठीक है। और सर एक और चीज मुझे आपसे पूछनी थी कि एक तो ये सिलेक्शन का मैं आपसे कह रहा था, और दूसरा ये कह रहा था कि जब तक वो ओके नहीं करेंगे, जब तक तो उनके पास नहीं होगा ना, अगर मैं किसी को ऐसे ही ऐड कर दूं या गलती से मैं ऐड कर दूं? नहीं सर, यहाँ पे अभी इन्होंने मुझे ऐड किया है ना, तो ये जब इसको सबमिट करेंगे ना यहाँ पे आके, तो ऑटोमेटिकली वो मेरे पास आएगा, मेरे कंसेंट की जरूरत नहीं है। आप वेरीफाई नहीं करेंगे कि मैंने तो मेरी तो बात ही नहीं हुई, या फिर मैं मेरे नहीं पास चाहता ईमेल हूँ तो कि? जरूर आ जाएगी, मेरे पास उस सिस्टम पे चीजें आ तो जाएंगी, हम्म, बट मैं इनको फिर ये लेटर लिख सकता हूँ, या मैं एफबीआर को बता सकता हूँ कि भाई ये मेरी मर्जी के बगैर हुआ है काम। अच्छा, ठीक। ठीक है, ठीक। क्लियर थैंक होगी यू। जी बात। कि हम सर्टिफिकेट देंगे, तो इस सर्टिफिकेट जिसके पास है वो देगी अथॉराइज है प्रैक्टिस करने का। आईसीटी की बात करें, सर देखिए ये एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये कोई डिग्री तो है नहीं। डिग्री देने के बाद भी कोई बंदा इस चीज़ को 100% तो कह ही नहीं सकता कि जी आप टैक्स के लिए बिल्कुल रेडी है। तो आईसीटी का भी यही हाल है सर, हम आपको ऐसे सिखा के भेज रहे हैं, बाकी इसकी बेसिस के ऊपर आपको नॉलेज इतनी मिल जाएगी कि आप आईटीपी का लाइसेंस ले सकते हैं। बताऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। जी मैं सुना। सर मुझे पूछना ये था कि हम एनटीएन जो है वो सिर्फ किसी एम्प्लॉयड शख्स का बना सकते हैं या अनएम्प्लॉयड शख्स का भी बना सकते हैं? मैडम सबका बना सकते हैं, बस 18 साल की उम्र हो। ओके सर, थैंक। ठीक है जी, क्लियर होगी जी बात यहाँ तक। ये भी मैंडेटरी नहीं है, ना ही लीगल रिप्रेजेंटेटिव मैंडेटरी है, ना ही ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव मैंडेटरी है। जी मेरा आ गया ना नाम। वैसे तो कानून में कहीं नहीं लिखा कि इनका टैक्स मैं पे करूंगा, लेकिन अगर ये बहुत बड़े टैक्स डिफॉल्टर हुए, तो वो बीइंग एन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सद्दाम साहब मुझे बुला सकते हैं कि जी आए, कि इन्होंने क्या काम किया, क्योंकि सारे काम तो मैंने किए होंगे। ठीक है जी। तो ये ज्यादातर केसेस में जो होता है, जब कंपनीज के केसेस के अंदर ये काम होता है।
इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये काम कम होता है, नहीं कह सकता कम होता है, लेकिन ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहां पर क्या टाइप है जी, एम्प्लॉयर का, इससे बिजनेस वाले पर्सन का कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई बंदा सैलरीड पर्सन है और वो यहाँ पे बताना चाह रहा है कि मेरा एम्प्लॉयर कौन है, कंपनी कौन है, तो यहाँ पर आए, एडिशन के आइकन पे जाए, उस कंपनी का एनटीएन नंबर लिखे, वो यहाँ पर कंपनी आ जाएगी। ठीक है जी, उसको सेलेक्ट कर ले, ना भी करे तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अटैचमेंट क्या मांग रहे हैं जी, इसी को प्रिंट करें, यहाँ अटैच कर दो। टेनेंसी एग्रीमेंट अगर है बिजनेस का तो यहाँ ऐड कर दें। उस ऑफिस का, बिजनेस प्रेमिसेस का क्या मांग रहे हैं जी, यूटिलिटी बिल, मैक्सिमम 3 मंथ्स पुराना हो। ये 3 चीजें आप यहाँ अटैच कर दें। नहीं भी करेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा काम भाई आपका, लेकिन कर दें तो बेहतर है। अब मार्केट प्रैक्टिस क्या है, अगर आप किसी बंदे को बोलेंगे ना बिजनेस रजिस्टर करने के लिए चीजें दे दो, बोलेगा भाई वो दूसरा तो उसने करके दीजिए, 2 मिनट में आप ये सारे काम मांग रहे हैं। तो सिर्फ कानून आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपने ये चीजें देनी है। अगर कोई नहीं दे रहा, ठीक है, आप इस तरीके से उसका बिजनेस रजिस्टर कर दें। मैं यहाँ से जाके वेरीफाई चेंजिंग पे जाता हूँ और इनका पिन कोड मैं यहाँ एंटर करूंगा जो मैंने अभी वहाँ सेटअप किया था, और मैं इसको वेरीफाई करूंगा। लिखा गया योर पिन वेरीफाइड सक्सेसफुली, इट मीन्स मैंने बिजनेस इनका ऐड कर दिया। तो सद्दाम साहब अब एक जनरल ऑर्डर सप्लायर है। ये आज मैं यहाँ से नहीं हटाऊंगा, ये मैं कल वाली क्लास में आपको बताऊंगा कि डिलीट कैसे करना है, क्यों करना है, और क्या उसके पीछे कोई लीगल प्रोविजन है। आज तक की क्लास के लिए अगर कुछ इशू है तो प्लीज। पुराना तरीका था, कर सकते हैं, ना भी करें। मैंने इसको ज्यादा बेहतर तरीका ये समझा समझाने के लिए, इजी है, यूजर फ्रेंडली है, वहां से भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जी सर। सर पोर्टल का फेस सेम ही है, इंटरफेस सेम है, चाहे वो कंपनी का हो, चाहे पार्टनरशिप का हो, चाहे इंडिविजुअल को, सेम। रिक्वायरमेंट्स ऑब्वियसली से डिफरेंट है ना सर, डिफरेंट तरीके का डिफरेंट है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं, बस एंट्री बना लिया, दैट्स इट। इंडिविजुअल कैपेसिटी मेंटेन बना दिया, सिर्फ वो वाला स्टेप करेगा जो मैंने पहला स्टेप किया था, बस। जरूरी नहीं है मैडम, वो जब रिटर्न फाइल करेगा ईयर एंड पे तो वहां डिक्लेयर कर देगा मेरा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, यहाँ ना भी करे। बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे कि एनटीएन बना लिया, ये काम कर लिया, आप फाइलर हो गए, नहीं हुए जी। समझ आ रही बात में क्या करूं, नहीं हुए, यही बात। अभी आपने क्या किया है कि आपने अपना अकाउंट ओपन किया एफबीआर के साथ। अब आप डिफरेंट फॉर्म्स के थ्रू एफबीआर को बताएंगे कि मैंने इस साल कितना कमाया, कितना खाया, कितने एसेट्स हैं, कौन सी गाड़ी ली, कौन सा घर लिया, क्या किया, वो सब हम बताएंगे फॉर्म्स के थ्रू, रिटर्न्स के थ्रू, जिन्हें गोशवारे कहते हैं उर्दू में। वो फाइल करने तो सीखने हमने, अभी सिर्फ अकाउंट बना है, अभी आप फाइलर नहीं है। क्लियर होगी जी बात, और की क्वेश्चन जी यहां तक जी। मैडम यहाँ पे ना वेरीफाई चेंजिंग चेंजेस का एक ऑप्शन आ रहा था, उसको मैंने क्लिक किया था तो उसने मुझे बोला पिन कोड एंटर करें। पिन कोड मैंने वही अभी एंट्री बनाते हुए जनरेट किया था, 4 डिजिट्स का, वो एंटर किया, सबमिट हो गया। सर यहाँ से आपने ये एक्शन पे क्या एविडेंस, कुछ भी नहीं किया, तो एक मैंने कुछ भी अटैच नहीं किया, सिर्फ डाउनलोड करके दिखाई है मैंने आपको। किस चीज की फाइल है? ये मैडम इसको प्रिंट किया मैंने, ये है, ये मैंने ये वही है जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है सारी अच्छा, इसकी प्रोफाइल की। इसमें अटैच कर देंगे। यस, ना भी करें तो आपका काम हो जाएगा, ये बताना चाह रहा था। केस दिया तो हम उससे वो केस छुड़ा के किसी और को दे रहे तो वो पासवर्ड नहीं देता हमें। बताऊंगा इंशाल्लाह, कल बताऊंगा मैं आपको। कल मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू रिकवर द अकाउंट। अगर आप आईडी पासवर्ड भूल गए तो उसको फॉरगेट कैसे करेंगे, और अगर आपका वकील आपको पासवर्ड नहीं दे रहा
तो आपके पास क्या ऑप्शन है? ठीक है जी। और की क्वेश्चन जी? जी सर। हाँ, बाकी सब एक्टिविटी हो जाएगी। मैं यहाँ पर आता हूँ बिजनेस में। यहाँ पर भी एक ही प्रिंसिपल एक्टिविटी होगी भाई, लेकिन आप फर्दर एक्टिविटीज यहाँ पर ऐड कर सकते हो। आप यहाँ पर आके नई एक्टिविटी ऐड कर दो, लेकिन वो प्रिंसिपल नहीं होगी। और जी किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ पे, जो फिजिकल बैठे लोग? प्रिंसिपल एक्टिविटी का मतलब है जो आपका मेजर आपका कोर बिजनेस क्या है, आपका प्राइमरी एक्टिविटीज क्या है? ठीक है। सर आपने क्या तो माइनर का दिया ना, एटीएम नहीं बन सकता, बन सकता है आपने बनवाया है? अच्छा, पूछ रहे, मुझे लगा आप मुझे बता रहे। नहीं बन सकता सर। यस सर। तो नील की फाइलिंग होगी सर, डिक्लेरेशन तो फाइल करनी है, रिपोर्ट तो करनी है आपने। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन किसी का? बिजनेस में डाल सकते हैं, यहाँ पे तो कोई आपके बाउंड नहीं कर रहा, लेकिन अकाउंट ओपनिंग के लिए आपके लिए प्रॉब्लम होगा। हाँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है और वहां पे किसी बंदे ने क्या किया जी? हाँ, और वहां बिजनेस कर रहा है वो, यहाँ ऐड करने से आप कह रहे हैं कि ओनर को पता लग जाएगा कि भाई ये काम कर रहा है? सर FBI है सर, ये ISI नहीं है सर, ये FBI है। लिमिटेशंस होती हैं सिस्टम की। ठीक है जी। सर फाइलर की रिक्वायरमेंट्स क्या है? बताऊंगा इंशाल्लाह, जल्दी क्या है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पढ़ेंगे ना पूरा, पूरा सेक्शन 114 भरा हुआ है जी, रिक्वायरमेंट किस किसने करना है किसने नहीं करना। अभी तो मेरे भाई स्टार्ट हुआ ये। ना भी करें तो कोई मसला नहीं, बाद में ऐड करके क्या करना है आपने, क्या होगा? आपने सिर्फ यहीं पे ये प्रोसेस कंप्लीट करना है। इस टाइम पे अगर आप उसको ऐड कर सकती हैं तो कर दें, नहीं कर सकती तो कोई मसले वाली बात नहीं है। बाद में जाके ऐड करने का कोई फायदा ही नहीं है ना, आप तो एप्लीकेशन सबमिट कर चुकी हैं, क्या अटैच करेंगे आप? नो प्रॉब्लम एट ऑल। हाँ जी, हो चुकी है ये। कल मैं आपको इनकी ऑनलाइन वेरिफिकेशन अगर अपडेट हो गई तो मैं आपको उस पर दिखाऊंगा कि जी इनके नाम के साथ बिजनेस कैसे आ रहा हो, और फिर वहीं से सद्दाम साहब कल इंशाल्लाह हम इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है जी। अब ये ना हो कल आप छुट्टी कर जाए। ठीक है जी, क्लियर होगी जी बात? तो कल इंशाल्लाह ताला सैटरडे वाले दिन at 4:30 आप सबसे मुलाकात होगी। और सॉरी, 4:30, यस, 4:30 आपसे मुलाकात होगी। और उसमें हम इसके एक आखिरी पार्ट पढ़ेंगे कि डिलीट करने के बिजनेस के क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, कैसे करना है, कब करना है, और किन चीज़ों को देखना है। उससे रिलेटेड एक लीगल प्रोविजन भी है, वो भी आपको बतानी है। तो वो बताने के बाद इंशाल्लाह ताला हम चले जाएंगे कहाँ पर? पार्टनरशिप। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स में से क्वेश्चन था किसी का? हिना सुबान जी। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि एम्प्लॉयर का, जैसे आपने बताया, अगर हम एज ए एम्प्लॉयर अपने आप को शो कर रहे हैं तो हम जो है एनटीएन डाल देंगे कंपनी का, राइट? जी बिल्कुल। अच्छा, उसके अलावा अटैचमेंट का मुझे समझ नहीं आया कि अटैचमेंट के फॉर्म्स हमें कहाँ से मिलेंगे? अटैचमेंट में आपको किसी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है मैडम, बस आप ना अच्छा करें कोई तो मसले वाली बात नहीं है। सही। अच्छा सर, एक चीज मुझे ये पूछनी थी कि ये जो हम आपने इनका एक वो बनाया है जैसे एक बिजनेस, एक्चुअली में तो आई डोंट थिंक सो इनका ये बिजनेस है, तो ये अगर हम जी प्रैक्टिस के लिए बनाए तो हम इस तरह प्रैक्टिस के लिए बना सकते हैं? बना सकते हैं बिल्कुल, और डिलीट जरूर कर दीजिएगा। सही है, वो आप बताएंगे फिर कि कैसे डिलीट जी होगा? कल इंशाल्लाह मैं बताऊंगा, कल कल इंशाल्लाह। सही है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इरफान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर। मेरा क्वेश्चन था कि जैसे ये सदाम एंटरप्राइजेस हमें डमी ऑर्गेनाइजेशन बनाना है,
तो कल को इनकी एक सर और आपकी आवाज ब्रांच। मुझे सही नहीं आ रही, आवाज सही नहीं आ रही। अभी आपको आवाज ठीक आ रही है? जी अब थोड़ी हेलो। बेहतर है सर। जी। मैं पूछना ये चाह रहा था कि जैसे अभी हमने एक ये डमी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है सदाम जी 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 एंटरप्राइजेस, जी अगर जी। ये अपनी ब्रांच कहीं और एक और एड्रेस पे ओपन करते हैं तो वो किस तरह से ऐड होगी ब्रांच? और इसी सेकंड, तरीके से बिजनेस अगर एंटर करेंगे, इसी तरीके से बिजनेस सेम एंटर उनके, करेंगे, बस उसी बिजनेस के आगे ब्रैकेट में लिख देंगे ब्रांच। ठीक है, यानी जो सेकंड होगा वो ब्रांच। यस और यस एग्जैक्टली। अगर कल को उनका जो आपने एग्जिस्टिंग एड्रेस ऐड किया है, अगर वो अपना बिजनेस शिफ्ट कर लेते हैं, तो बस पोर्टल में खोल के उसका बिजनेस चेंज कर देंगे या उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वहां पे ऑफिस में भी देनी वही होगी? सर, वही तो कल बतानी है कि अगर बिजनेस बंद कर दें या चेंज कर लें तो क्या करना है। कल इंशाल्लाह ताला वो बताऊंगा। डन हो गया, थैंक यू सो मच। जी सर, ये किसी का नाम है गूगल पिक्सल 7। जी सर, हैंड रेस किया हुआ है, किसी बंदे ने नाम नहीं रखा हुआ, और नाम आ रहा है जी गूगल पिक्सल 7। क्या क्वेश्चन है जी? चलें जी, थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह कल आप सबसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह।